गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर 1 पार्ट 5। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ एक बातें जो कि इम्पोर्टेंट हैं। जो हमारी पहली यूनिट है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है, क्योंकि आप लोग 10th क्लास में थे और आप लोगों ने साइंस ली है। तो पहली यूनिट जो है वो आपको फिजिक्स का एक इंट्रोडक्शन देने के लिए होती है कि फिजिक्स क्या है। क्योंकि पहली यूनिट में हम जो भी पढ़ेंगे वो पूरी 11th और 12th में डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं भी जल्दी से जो फर्स्ट यूनिट है इसको हम इंट्रोडक्शन के तौर पर ही लेंगे और इसको हम इंट्रोडक्शन की तरह ही पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल में हम हर एक चैप्टर को बाद में पढ़ेंगे। जैसे हमने पढ़ी थी फोर्सेस, हमने 4 फोर्सेस पढ़ी थी। कौन सी फोर्सेस थी? ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने कौन कौन सी फोर्सेस पढ़ी थी? तो मैं आपको ये बताता हूं कि हम इसको इंट्रोडक्शन के तौर पर ही क्यों ले रहे हैं, हम इसमें ज्यादा एफर्ट क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो ये सिर्फ होता है इंट्रोडक्शन। ये क्या है? इंट्रोडक्शन। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि पहली यूनिट हमारी पूरी फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है। कैसे है? हमने 4 फोर्सेस पढ़ी है। कौन सी पढ़ी है? एक बार रिकॉल कीजिए। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरी क्या है? दूसरी है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। तीसरी कौन सी थी? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथी थी वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो हमारे पास 11th क्लास में ग्रेविटेशन के ऊपर पूरी की पूरी यूनिट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर हम 12th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे और वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हम पूरी 11th और 12th में फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो हमें पहली यूनिट को सिर्फ इंट्रोडक्शन के तौर पर ही लेना है, क्योंकि आप लोग कई बार क्या करते हैं कि साइंस ले लेते हैं। साइंस लेने के बाद आपको पता लगता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आपको कुछ, क्योंकि आपको शुरू में कुछ भी समझ नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है और आप लोग समझते हैं कि ये क्या पढ़ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है और आपको इसे इंट्रोडक्शन की तरह ही पढ़ना चाहिए। आप इसको, अगर आप इंट्रोडक्शन को पढ़कर अपने आप को जज करेंगे कि हमें कितना आता है, तो आप अपने आप को ठीक से जज नहीं कर पाएंगे। आप अपने आप को ठीक से जज 2 या 3 यूनिट पढ़ने के बाद ही कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एरर। हमारा आज का टॉपिक है एरर। क्या है? एरर। अब एरर होता क्या है? क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट करते समय हर बार मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होता। तो जो डिफरेंस होता है, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू इज एरर। कैसे? चलो एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए ये लेंथ मान लीजिए 10 मीटर है। कितनी है? 10 मीटर। और मैं आप लोगों से बोलूं कि आप इसको मेजर कीजिए। मैंने 10 स्टूडेंट्स को बोला कि आप इस लेंथ को मेजर कीजिए। तो चाहे कोई भी कमी हो, कुछ भी हो, मान लीजिए एक स्टूडेंट की जो रीडिंग आई वो आई है 9.99 मीटर, एक की रीडिंग आई है 9.8 मीटर, एक की रीडिंग है 10.2 मीटर, दूसरी रीडिंग 10.01 मीटर। तो ये सभी है ऑब्जर्व्ड वैल्यू। दीज आर कॉल्ड ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। ये है ऑब्जर्व्ड वैल्यू और ये है ट्रू वैल्यू जो और एक्चुअल वैल्यू। तो क्योंकि हमारी जो ट्रू वैल्यू है हमें पता है कि वो 10 मीटर है और जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमारा जो मेजरमेंट है वो 10 नहीं है, वो या तो 10 से थोड़ा कम है या ज्यादा है। तो जो डिफरेंस होता है
ऑब्जर्व वैल्यू में और ट्रू वैल्यू में उसको बोलते हैं एरर। तो अगर हम इन दोनों में देखें तो इनमें 0.01 मीटर का एरर है। कितना एरर है? 0.01 का एरर है। तो अब हम देखेंगे एरर कितने टाइप के होते हैं। एरर कितने टाइप के होते हैं? सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा रैंडम एरर। ये होता है ग्रॉस एरर। तो हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि हम अगर किसी चीज को मेजर करते हैं तो हमारा जो मेजरमेंट वैल्यू है, जो हमारी मेजरमेंट वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से अगर डिफरेंट आ रही है, अगर मान लो हम किसी को माप रहे हैं और हमारी मापी गई वैल्यू दी गई वैल्यू से अलग आ रही है, चाहे ज्यादा है चाहे कम है, तो हम बोलेंगे एरर। तो एरर कहाँ से आ रहा है? तो एरर तीन जगह से आ सकता है। एक होता है सिस्टमेटिक एरर, एक होता है रैंडम एरर, एक होता है ग्रॉस एरर। तो पहले हम बात करेंगे सिस्टमेटिक एरर की। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। पहली बात, चॉइस ऑफ रॉन्ग यूनिट, चॉइस ऑफ रॉन्ग यूनिट। हो सकता है कि हम उसके लिए प्रॉपर यूनिट का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। मान लीजिए हमें दूरी मापनी है 100 सेंटीमीटर, या मान लीजिए हमें दूरी मापनी है 20 सेंटीमीटर, और हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है तो वो है, मान लीजिए लेट अस सपोज इंस्ट्रूमेंटल मान लेते हैं इसको, या चॉइस ऑफ रॉन्ग यूनिट मान लीजिए हम इसको क्या बोलते हैं, उसको सेंटीमीटर में न माप कर, मीटर में मेजर न करके हम इसको, या सेंटीमीटर में मेजर न करके हम इसको अगर किलोमीटर में मेजर करना चाहें, किलोमीटर से मेजर करना चाहें, तो ये रॉन्ग चॉइस है। तो मेजरमेंट करने के लिए, ठीक ठाक मेजरमेंट करने के लिए हम प्रॉपर चॉइस ऑफ यूनिट जरूरी है। दूसरा होता है ऑब्जर्वर एरर। अब ऑब्जर्वर एरर क्या होता है? क्या होता है ऑब्जर्वर एरर? मान लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट, अगर ऑब्जर्वर को इंस्ट्रूमेंट ही पढ़ना नहीं आता, मान लीजिए ऑब्जर्वर को इंस्ट्रूमेंट को ठीक से यूज करना नहीं आता, तो जो वो डाटा लेगा उसमें उसके ऑब्जर्वेशन की वजह से एरर होगा। इस तरह के एरर को बोलेंगे ऑब्जर्वेशन एरर। तो इसके अलावा क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर हमने कई बार देखा भी है कि हम सब ने मोटरसाइकिल देखी हुई है, हमारे पास सबके पास है भी वो। तो हमने देखा है कि कई बार ये जो छोटी बाइक होती है, मान लीजिए क्या एग्जांपल लेते हैं, चलो हमने एग्जाम स्प्लेंडर ले लेते हैं। तो जो छोटी बाइक्स होती है जैसे स्प्लेंडर है, इसका जो मीटर है वो कई बार हमें दिखाता है कि 160 की स्पीड से मोटरसाइकिल भाग रही है, या 150 की वेलोसिटी से मोटरसाइकिल भाग रही है। जबकि जो स्प्लेंडर है वो इतनी पावर जनरेट ही नहीं कर सकती कि वो 160 को क्रॉस कर सके, या वो इवन 100 किलोमीटर पर आवर को भी क्रॉस कर सके। तो ये जो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, अगर ये सिर्फ एक एग्जांपल है, हम किसी भी मोटरसाइकिल ले सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि जो स्प्लेंडर है उसकी जो टॉप स्पीड है वो एटमोस्ट 100 किलोमीटर के आसपास है, और अगर वो मोटरसाइकिल का उसका जो मीटर है वो अगर हमें रीडिंग दे रहा है कि मोटरसाइकिल 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो ये बात क्लियर है कि वो इंस्ट्रूमेंट ही एररफुल है। तो अगर कोई एरर किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से ही जनरेट हुआ हो तो हम उसे बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो अब हम देखेंगे रैंडम एरर।
तो रैंडम एरर होते क्या है? रैंडम एरर वो एरर होते हैं जो एरर तो आता है लेकिन हमें उनका सोर्स नहीं पता होता। इस टाइप के एरर को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। लेकिन रैंडम एरर को दूर करने का, या किसी भी एरर को, देखिए ये हमने पढ़ा सिस्टमेटिक एरर, ये था रैंडम एरर। ये किसी भी वजह से आ सकता है लेकिन हमें इसका सोर्स पता नहीं होता। ग्रोस एरर क्या होता है? ग्रोस एरर क्या होता है? मान लीजिए हमने कोई कैलकुलेशन की और उसमें जो वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू, वो थी 10, और हमने उसको शुरू में ही किसी वजह से मान लीजिए 9.8 मीटर मेजर किया और फिर हमने इस रिजल्ट को किसी कैलकुलेशन में यूज किया। तो मान लीजिए हमने 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हुआ? फिर मान लीजिए मैंने इसमें कुछ ऐड किया, तो इस तरह जो हमारा शुरुआत में एरर 0.2 मीटर का था वो हर कैलकुलेशन के साथ बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और हमारी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ही गलत आएगी। और इस तरह के एरर को हम बोलते हैं ग्रोस एरर। इस तरह के एरर को क्या बोलते हैं? ग्रोस एरर। तो ये तो है एरर। तो एरर्स को मिनिमाइज करने का तरीका क्या होता है? और कुछ एरर हम देखते भी हैं। तो पहले देखेंगे हम एब्सोल्यूट एरर कितना होता है। व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, व्हाट इज मीन एरर, व्हाट इज रिलेटिव एरर। हम अब 3 चीजों को डिस्कस करेंगे। कौन सी डिस्कस करेंगे? पहला डिस्कस करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। दूसरा मीन एरर। मीन एरर। तो एब्सोल्यूट एरर होता क्या है? बड़ा सिंपल है। एब्सोल्यूट एरर हम बोलते हैं कि मान लीजिए किसी की वैल्यू 10 है और मेजरमेंट 8 आया है, तो 10 से इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर। ये हो गया तो एब्सोल्यूट एरर। और अब होता है मीन एरर। मीन एरर क्या होता है? मान लीजिए ये लेंथ 10 मीटर है और मैंने इसको 15 या 10 बार मेजर किया और 10 की 10 बार हमारा कुछ न कुछ एरर आया। तो मान लीजिए पहली बार हमारा एरर आया E1, हम एरर को इवन मान लेते हैं। दूसरी बार E2, तीसरी बार E3 और इस तरह मान लीजिए 15 बार E15। तो ये हमने 15 बार इसको मेजर किया और 15 की 15 बार हमारी वैल्यू 10 मीटर नहीं आई। मान लीजिए हमारी वैल्यू 9.99 या 9.999 या 10.0001 हमारी कुछ ही वैल्यू आ रही है लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं आ रही है। तो हम पहले हर एक मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट करेंगे। हर एक में हम एब्सोल्यूट एरर को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? इन सभी को ऐड करके नंबर ऑफ मेजरमेंट से डिवाइड कर देंगे। ये होगा मीन एरर। ये क्या होगा? मीन एरर। क्या होगा ये? मीन एरर। अब देखिए, अब होगा रिलेटिव एरर। अब हम पढ़ेंगे रिलेटिव एरर क्या होता है। रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर
बाय मीन वैल्यू। तो इसको समझने के लिए बड़ा आसान है। मान लीजिए हम वही एग्जांपल लेते हैं, ये दूरी 10 मीटर है, हमने इसको दोबारा मेजर किया, ये आई 11.1, दूसरी बार आई 11.2, तीसरी बार आई 11.0 या 9.5। तो जो हमारा एरर है वो है 0.1, 0.2, 0.5, ये हमारे एब्सोल्यूट एरर है। और अगर हम इन सभी को ऐड करके 1 2 3 से डिवाइड करें और हम इनको भी ऐड करके 3 से डिवाइड करें, तो ये तो आएगी हमारी मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। ये क्या आएगी? मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। और ये हमारा क्या आएगा? ये हमारा आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। और जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर को उसकी मीन वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर या रिलेटिव मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये हमारा आज के लिए काफी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। बाकी हम कल से स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। और ये इंपॉर्टेंट है, कल से आपकी टेक्निकली फिजिक्स शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब तक हमारा सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था। तो मैं ये मानता हूं कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन फिजिक्स का समझ में आ गया होगा। और हम आगे से पढ़ेंगे मोशन। क्या पढ़ेंगे? मोशन। तो भाइयों पढ़ो, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है और आप लोग बाहर नहीं जा सकते हैं और आपके पास काफी समय है। तो आप 10-15 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा निकाल सकते हैं पढ़ने के लिए भी। और पढ़ना कोई बुरी बात नहीं होती। थैंक यू।